आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित कविता मधु की एक बूंद के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। सृष्टि, सृष्टि माने संसार, सृष्टि माने संसार। अविद्या, अविद्या माने अज्ञानता, अविद्या माने अज्ञानता। का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्हू, देखिए कोल्हू एक प्रकार का यंत्र होता था पुराने ज़माने में। ये पत्थर का बना होता था, इससे तेल निकाला जाता था। देखिए इस तरह से गोल पत्थर होता था और इसमें बैलों को लगा दिया जाता था, बैलों को जोत दिया जाता था और वो जो बैल होते थे बेचारे इस तरह से नाचते रहते थे और तेल निकलता रहता था। इसमें बैलों को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। तो कोल्हू एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है। यदि सरल है कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञानी, विज्ञानी मतलब विद्वान लोग या ज्ञानी लोग, विद्वान लोग या ज्ञानी लोग। विद्या के, सरल है कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो विद्या को ज्ञान में बदल सकते हैं, विद्या के यानी ज्ञान के। अंधे, सरल है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत जो बदलाव करना होगा व्याख्या में कर लिया जाएगा। मधु की एक बूंद, देखिए मधु की एक बूंद मतलब क्षण भर का आनंद, थोड़ी देर का आनंद, क्षण भर का आनंद। बिन कैसे मतलब बिना कैसे, बिना कैसे। जीव, देखिए जीव का मतलब यहाँ पर मनुष्य से है क्योंकि सारी बातें मनुष्य के संदर्भ में हो रही हैं, तो जीव यानी कि मनुष्य। करे सरल है, जीने के सरल है। धंधे का मतलब उपाय या संचालन, आप कह सकते हैं कि जीने का धंधा कैसे करे, जीने का संचालन कैसे करे, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मधु की एक बूंद नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता नरेंद्र शर्मा जी हैं। यह पद्यांश उनके कविता संग्रह बहुत रात गए में संकलित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेंद्र शर्मा जी ने बताया है कि मनुष्य एक क्षण के आनंद के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि यदि, यहाँ से शुरू करिए, यदि संपूर्ण संसार, सृष्टि संपूर्ण संसार, यदि संपूर्ण संसार क्षण भर के आनंद की प्राप्ति के लिए, इतना जोड़ लीजिए, क्षण भर के आनंद की प्राप्ति के लिए
अज्ञानता के, अविद्या का अज्ञानता के कोल्हू में। अब थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे। कोल्हू में जुता हुआ चारों ओर चक्कर लगा रहा है, निरंतर प्रयत्न कर रहा है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। तो अब नीचे की लाइन पर आ जाइए। तो ज्ञानी लोग भी, विज्ञानी, तो ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान के, विद्या के, अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान के अहंकार के कारण आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा जोड़ करके लिखेंगे। क्या जोड़ करके लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि यदि संपूर्ण संसार क्षण भर के आनंद की प्राप्ति के लिए अज्ञानता के कोल्हू में, अब अपने से जोड़ के लिखेंगे, कोल्हू में जुता हुआ चारों ओर चक्कर लगा रहा है, निरंतर प्रयत्न कर रहा है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। तो अब नीचे आ जाइए। तो ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। कहने का, अब अपने से लिखेंगे, कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान के अहंकार के कारण आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं, क्षण भर के आनंद की प्राप्ति के बिना, मधु की एक बूंद बिन, बिन माने बिना, तो हो जाएगा क्षण भर के आनंद की प्राप्ति के बिना मनुष्य, जीव को बदल के करेंगे, मनुष्य अपने जीने का संचालन, धंधे को कहेंगे संचालन, अपने जीने का संचालन कैसे कर सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा फिर जोड़ के लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य आनंद के बिना जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। किसी कार्य के फल स्वरूप यदि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो वह मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो कवि कहते हैं, क्षण भर के आनंद के बिना मनुष्य अपने जीने का संचालन कैसे कर सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य आनंद के बिना जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। किसी कार्य के फल स्वरूप यदि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो वह मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास, ये तीन मुख्य अलंकार दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर देखेंगे, का कोल्हू, क और क वर्ण की पुनरावृत्ति है।
तो अनुप्रास अलंकार। यहाँ विज्ञानी विद्या में व और व वर्ण की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। यहाँ बूंद बिन में ब और ब की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अज्ञानता है उसकी तुलना कोल्हू से की गई है तो उपमा अलंकार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मधु की एक बूंद, इसका मतलब है कि मधु की एक बूंद मतलब आनंद का एक क्षण। तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी गीतात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।